हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशु जैन। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर डेडिकेटेड टू एम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सीटेट के लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का पेपर 1, जिसमें आज मैं पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के लिए 5 जुलाई की डेट फिक्स है और अभी इस डेट में कोई चेंजेस होने के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि सीटेट 5 जुलाई को ही होगा। और जितना कि हमारे पास समय कम है, तो इस लास्ट समय में, इस लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी दिन होते हैं, उसमें हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जितने हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करें, उतना हमें फ़ायदा मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने सीटेट और एचटेट दोनों ही फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं। और सीटेट में मैंने 117 नंबर फर्स्ट अटैम्प्ट में लिए और एचटेट भी मैं 100 प्लस रही हूँ। वो भी कुछ मजबूरियाँ हो गई थी तो मैं तैयारियाँ नहीं कर पाई थी, तो लेकिन फिर भी मैंने एचटेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में 100 मार्क्स मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। पेपर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन को डिफ़ाइन करना है कि मूल्यांकन केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। देखिए अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने सीटेट के टैग वर्ड्स, कीवर्ड्स जो ये बताते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी फुल नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता क्या होता है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन देखकर हमें पता चलता है कि हम कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और वो तब कैसे पता चलेगा? वो आपको तब पता चलेगा जब आपने सीटेट से रिलेटेड ये टैग वर्ड्स, ये कीवर्ड्स ये ध्यान से पढ़े होंगे। तो अगर आप ये सीटेट से रिलेटेड टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पैनल में मिल जाएगा। तो देखिए, मूल्यांकन को ना तो हम नंबरों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, ना ही लिखित कार्य पर आधारित होता है और ना ही एक अलग गतिविधि के रूप में। देखिए तीनों नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये, अंकों से रिलेटेड या लिखित कार्यों से रिलेटेड या उसको मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना, ये तीनों नेगेटिव पॉइंट्स हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन हमेशा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, संरचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव फ्रेम, उसके अनुसार अधिगम, कंस्ट्रक्टिव फ्रेम के अनुसार हमें अधिगम बताना है क्या है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के प्रमाण के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। तो देखिए हमने कंस्ट्रक्टिव फ्रेम के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे तो देखिए अधिगम क्या है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। जानकारी भी अर्जन करना अधिगम है, तो लेकिन वो एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हमने कंस्ट्रक्टिव फ्रेम के अकॉर्डिंग बताना है, तो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए वर्ड आया सकारात्मक विश्वास, तो क्वेश्चन में ही पॉजिटिविटी के बारे में बात हुई है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास का विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं। तो देखिए जहाँ पर विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाए और वो दबाव में आ जाए, ये ऑप्शन तो
हो ही नहीं सकता। अगर आपने मेरा टैग वर्ड्स का वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। जब बच्चे किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते तो वो कैसा सकारात्मक विश्वास, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं, सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। जब बच्चे प्रयास करना ही बंद कर देंगे तो वो सीखेंगे क्या? तो बच्चा, अगर हम उसको बच्चे को देखिए, क्वेश्चन हमारा दोबारा देखिए, हम एक शिक्षक को विद्यार्थी की योग्यताओं पर सकारात्मक विश्वास है, ठीक है, उसको पॉजिटिव उसको लेकर चल रहा है, उसको एडमायर कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, उसको मोटिवेशन मिल रही है बच्चे को, तो बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होंगे और प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बच्चे प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर उन्हें गलतियों को सुधार देना चाहिए या तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो देखिए, टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप माने तो महत्वहीन, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की गलतियाँ कभी भी महत्वहीन नहीं होती, बच्चों की गलतियाँ इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बच्चों को जो ये दिखाए कि जो लापरवाह है, तो देखिए मनुष्य क्या है, अपनी गलतियों से सीखता है। अगर वो गलतियाँ ही नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? बच्चों को बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो देखिए, वो बच्चा सुधारेगा ज़रूर, लेकिन जब वो उसको रियलाइज़ करेगा तब वो उसको सुधारेगा। और तो ये सब ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करके ही तो आगे सीखेंगे कि क्या गलत मैंने किया है और उसे सुधारेंगे। उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, एक उनको प्रॉपर थिंकिंग देती है, उनको प्रॉपर थिंकिंग के मौके देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल या प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण दें? क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। विद्यार्थियों की स्व और पहल और प्रयास, इसमें हम लर्नर्स की बात कर रहे हैं। लर्नर्स की पहल, वो उनका इनिशिएटिव एफर्ट, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यह विधि कौन सी है? अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि, निगमनात्मक विधि। तो देखिए, ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं। जब हम लर्नर की बात कर रहे हैं और लर्नर के इनिशिएटिव, उसके एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये अधिगमकर्ता की केंद्रित विधि है। अधिगमकर्ता को इसमें केंद्र मानकर आगे उसमें केंद्र मानकर उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? पहले आपको ये स्थिति अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन सारे क्लियर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना किसी प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो देखिए, कई बार हमें इन्फीरियर फील होता है कि हम दूसरों से अच्छे नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर पा रहे सही, हम उदास हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और उस काम को हम बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये किस सिद्धांत को दर्शाती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है। तो देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर बच्चे की सिचुएशन की बात की गई है कि उसने इन्फीरियर फील किया और उदास हुआ, हतोत्साहित हुआ, तो उस कार्य को छोड़ के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आनुवांशिकता और पर्यावरण की तो बात ही नहीं है। संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित है। संवेगों का संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है और संज्ञान का संवेगों पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, क्योंकि उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो बच्चों को, एक स्टूडेंट को एक टीचर कैसे एनकरेज करे कि वो अपनी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, तो ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देकर। तो देखिए, कभी भी हम बच्चे को कुछ भी कंठस्थ करने के लिए नहीं कहते। समावेशी शिक्षा के अनुसार या फिर स्कूल टीचिंग में भी हम बच्चे को कभी भी कंठस्थ करने के लिए नहीं कहते। कोई रट्टा लगाने के लिए, रोट लर्निंग के लिए या फिर सिर्फ किसी काम को लिखने के लिए नहीं कहते। बच्चे को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, देखिए लिखने भी कोई समाधान नहीं है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास, उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो देखिए वही बात हुई कि हमें एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन के आंसर निकाल कर उन्हें दे दिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को बच्चे प्रॉब्लम के बारे में खुद से अनुमान लगाएं और खुद से मल्टी सॉल्यूशन उनके निकालें, उसके लिए उनको एनकरेज करना है। तो क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की सोच ना तो वयस्कों से निम्न होती है ना उनसे बेहतर होती है। हमने ये बताना है कि वो मात्रात्मक रूप में भिन्न होती है या फिर गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। तो बच्चों की सोच वयस्कों से जीन पियाजे के अकॉर्डिंग गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने टैग वर्ड्स बताए थे, उसमें मैंने जेंडर के बारे में बताया था कि जेंडर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में कि जेंडर क्या है। जेंडर के बारे में आप बता सकते हैं, वह एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो देखिए तीनों ऑप्शन अगर आपने टैग वर्ड्स ध्यान से पढ़े हैं तो ये तीनों ऑप्शन ही एकदम से गलत हो जाते हैं, क्योंकि जेंडर तो है सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक सोच है, एक सामाजिक अवधारणा है जो हम लोगों ने बनाई है कि फीमेल पर हमेशा मेल बेटर होते हैं। या फिर कई बार आपको उल्टा भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे कि मेल ज़्यादा बेटर होते हैं, फीमेल कम बेटर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करते हैं। हमें विकास के व्यापक आयामों की पहचान करनी है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने थ्योरी भी पढ़ी है विकास की, और कि विकास कहाँ कहाँ पर होता है, तो विकास शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी। 4 विकास के बारे में हम विकास की थ्योरी में पढ़ते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तो देखिए आध्यात्मिक संवेगात्मक की तो हमने कभी बात ही नहीं की। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व, तो स्व विकास की भी बात नहीं करते हम। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। देखिए यहाँ पर हम चारों विकास की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन 3, आपको दूसरे ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 4 जो तरह का विकास जो हम विकास की थ्योरी में पढ़ते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 तरह का विकास विकास के 4 आयाम हैं। तो विकास के हम ऑप्शन 3 को सही मानेंगे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, न कि किसी और ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ना हम बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, ना कि स्व विकास की, ना ही व्यक्तित्व के विकास की। क्वेश्चन नंबर 11,
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से पढ़ना कि सही है पूछा है। ये भी कोई एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कथन गलत है। 3 सही दिए होंगे और 1 गलत दिया होगा। तो यहाँ पर 3 गलत हैं, 1 सही है, तो आपने बताना है। बुद्धि एक, पहला ऑप्शन देखिए, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण व तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो देखिए पहले ऑप्शन से देखते हैं, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है। तो देखिए बुद्धि आनुवांशिक, सिर्फ आनुवांशिक ही नहीं है, बुद्धि पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और सिर्फ जिसमें मानसिक गतिविधियाँ सिर्फ स्मरण और तर्क शामिल नहीं होते। बुद्धि तो बहुआयामी है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता नहीं है। बुद्धि अपसारी रूप से, डाइवर्जेंट रूप से सोचने की योग्यता है, ना कि कन्वर्जेंट रूप से। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो देखिए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन बुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं, क्योंकि बुद्धि में कई योग्यताएं शामिल हैं, ना कि केवल स्मरण और तर्क। बुद्धि तो बहुआयामी है, मल्टी डाइमेंशनल है, जिसमें बहुत सारी योग्यताएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो देखिए हम सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। तो देखिए परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में, अपनी फैमिली में सब कुछ सीखता है। ठीक है, वो अपने एक बेस तो अपनी फैमिली में बना लेता है, बाद की जो उसकी लर्निंग है वो समाज में, स्कूल में, मीडिया में, सरकार में, सब जगह चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो देखिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की का जहाँ पर नाम आ जाए तो आप बिना सोचे समझे ऑप्शन टिक करो, तो सामाजिक। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम न तो निष्क्रिय गतिविधि है, ना ही अनुबंधित विधि है, ना ही व्यक्तिगत गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक रूप से बुद्धि अधिगम का वर्णन किया है। लर्निंग के बारे में एक टोटली उसको सोशल फैक्टर बताया है। ठीक है, तो जहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का नाम आ जाए और जहाँ पर सामाजिक वर्ड आ जाए तो आप बिना सोचे समझे सामाजिक वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो देखिए यहाँ भी जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में ये क्वेश्चन आया। पूर्व क्रियात्मक काल, ठीक है, प्रीपरेशनल स्टेज के बारे में हमने यहाँ बात की है। तो उसमें कौन सा पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था के काल के बच्चे को विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण, मतलब लेट जो डिफेरेड इमिटेशन है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मतलब इवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, मतलब विचारों को हम पलट नहीं सकते। ठीक है, उनमें पलटाव नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते या हेर फेर नहीं कर सकते। वर्तुल प्रतिक्रिया, मतलब सर्कुलर ऑफ रिएक्शंस। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो देखिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चा, ना ही वो उसमें डेफरेड इमिटेशन होता है, ना ही वो सर्कुलर रिएक्शंस दे सकता है, ना ही वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर सकता है। देखिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की स्टेज है 0 से 2। तो ठीक है,
तो उसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि विचारों की अनुत्क्रमण्यता। अनुत्क्रमण्यता मतलब विचारों में हेर फेर नहीं कर सकता बच्चा, विचारों में बदलाव नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपने इस क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा कथन सही है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चों की जो सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बच्चों की लर्निंग को कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है, लर्निंग कैपेबिलिटी को कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत व दंडित करना होता है। तो जहाँ पर दंड करने की बात आ जाए वो भी नेगेटिव फैक्टर हो गया। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित और सीखने में सक्षम है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो देखिए बच्चों की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो पूर्व निर्धारित नहीं है आनुवांशिकता के द्वारा, उस पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन 4 भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम बच्चों को किस तरह से देखते हैं। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। अगर आपने मेरी टैग वर्ड्स की वीडियो ध्यान से देखी है तो आप ये 2 ऑप्शन तो देखते ही रॉन्ग कर दोगे। बच्चा ना तो खाली स्लेट होता है ना ही निष्क्रिय होता है, और छोटे वयस्कों के रूप में हम नहीं देखते, हम बच्चों को बच्चों के रूप में ही देखते हैं, लेकिन हम उन्हें सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। देखिए लास्ट मोमेंट, लास्ट डेज आपके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व कीजिए। प्रीवियस पेपर आपको जितने भी मिलते हैं, वैसे 2018 से पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ गई है सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स में। तो आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।